नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 2023 की शुरुआत के साथ ही चुनावी शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग ने पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। तीनों राज्यों में एक फेज में चुनाव कराने का चुनाव आयोग ने ऐलान किया, लेकिन यहां के सियासी समीकरण क्या होंगे? कांग्रेस बीजेपी क्या सहयोगियों के दम पर सत्ता तक पहुंच जाएगी या फिर क्षेत्रीय पार्टियां दोनों को ही बाहर का रास्ता दिखा देंगी? इस दौरान कोई नए दल क्या उभर कर यहां आए हैं जो बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के लिए समस्या बने हुए हैं? आपको इन तीनों राज्यों की सियासत का पूरा विश्लेषण करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन राज्यों की होने वाले चुनाव का पूरा the dates would be something like this. Tripura, and we have taken the, let me tell you first this, the date of issue of notification in case of Tripura would be January 21, and last date of making nominations January 30. We will also put it on social media account of ours immediately, so that you can take this, you can put it right now. So if you want, it can be downloaded from our sweep handle. Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January, and thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. This is to take into account, this has taken into account that the examinations schedules are also taken into account and that children are not really disturbed by this to the extent possible. चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। इस बार चुनाव आयोग ने पिछली बार की तरह 2 फेज में मतदान करवाने का निर्णय किया, जिसमें त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, तो वहीं नागालैंड और मेघालय में एक साथ 27 फरवरी को वोटिंग होगी। वहीं तीनों राज्यों में 2 मार्च को एक साथ नतीजे आएंगे। नागालैंड विधानसभा का कार्यकाल 12 मार्च, मेघालय विधानसभा का 15 मार्च और त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च को समाप्त हो रहा है। ऐसे में तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। As you may be aware, the term of legislative assemblies of the 3 states of Nagaland, Meghalaya and Tripura are respectively coming to an end on 12 March, 15 March, 22 March. तीनों assemblies का जो term है वो इस दिन खत्म हो रहा है। The 3 states have 60 assembly constituencies each. Nagaland has 59 STs and just 1 general. Meghalaya 57 STs and 5 general, whereas Tripura has 30 general, 10 SCs and 20 STs. इस बार चुनाव आयोग ने तीनों राज्यों में चुनाव करवाने के लिए खास तैयारियां की हैं। तीनों राज्यों में आयोग ने 9125 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं। इसी के साथ ही आयोग ने ग्रामीण इलाकों में 2018 के मुकाबले 82% ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए। वहीं इस बार 1,76,000 ऐसे वोटर्स जोड़े हैं जो पहली बार वोट डालने वाले हैं। तीनों राज्यों में इसके बाद कुल 62,80,000 वोटर्स वोट डालने वाले हैं। बताया जा रहा है कि तीनों राज्यों में ही महिला वोटर्स की भागीदारी ज्यादा है। कुल वोटर्स में 31,47,000 महिला वोटर्स हैं, तो 80 साल से ज्यादा की उम्र वाली 97,000 वोटर्स हैं। तो इन सभी राज्यों में महिलाओं की भागीदारी वोटिंग में ज़्यादा रही है, और ये विषय हम पूरे देश के समक्ष भी रखना चाहते हैं, ताकि दिस इज़ ए गोल टू एस्पायर फॉर
for us and also all our proud women voters of the country. And not only the participation, their number also in the electoral roll is higher. This is also another very interesting thing in this case of these three states. All the 60 general assemblies, general assembly constituencies would go to the poll in these three states. इन तीनों राज्यों में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए 31 का आंकड़ा चाहिए। पिछली बार त्रिपुरा में जहां बीजेपी ने सरकार बनाई थी, तो वहीं मेघालय और नागालैंड में बीजेपी सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा रही। इसी के साथ ही पिछला चुनाव जहां कई रिकॉर्ड टूटने का गवाह बना था, इनमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड बीजेपी ने त्रिपुरा में तोड़ा। यहां पार्टी ने 25 साल से स्थापित लेफ्ट की सरकार को सत्ता से बाहर निकाल फेंका था। वहीं मेघालय में सबसे ज्यादा सीटें होने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार बना नहीं पाई थी। इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इनमें साल के चुनावी कैलेंडर की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से होने वाली है। अब इन तीनों राज्यों की पिक्चर 24 के फाइनल का पहला ट्रेलर होगा। इस लिहाज से नॉर्थ ईस्ट के तीनों राज्यों का चुनाव बड़ा माना जा रहा है। वहीं नॉर्थ ईस्ट के बाद अप्रैल या मई में कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है। तो 40 विधानसभा सदस्यों वाली मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल भी इसी साल 17 दिसंबर को खत्म हो रहा है। और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में अलग अलग तारीखों पर कार्यकाल खत्म होगा। ऐसे में वाकई इस साल के चुनाव परिणाम केंद्र की सत्ता की दशा और दिशा तय करने वाले साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो इस साल की बात की जाए तो 9 राज्यों में चुनाव है और साल के चुनावी कैलेंडर की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से हो रही है। दिल्ली की सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले इन चुनावों में सबसे पहले, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड से शुरुआत हो रही है। ये वो राज्य हैं जहां पिछले चुनाव में कई रिकॉर्ड टूटे और कई रिकॉर्ड बने हैं। इन रिकॉर्ड के बारे में बात करें उससे पहले आपको तीनों राज्यों के पिछले चुनाव परिणाम के आंकड़े दिखाते हैं, जरा इन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेघालय की। मेघालय को जरा देखिए। अगर बात की जाए 2018 के चुनाव की, तो विधानसभा की 60 सीटें, बहुमत के लिए 31 चाहिए, जबकि 2018 में 59 सीटों पर ही चुनाव हुआ था। एक सीट पर प्रत्याशी की मृत्यु की वजह से चुनाव नहीं हुआ। जो कांग्रेस ने वहां जीत दर्ज की, वो 21 सीटों पर कांग्रेस वहां जीती थी। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को वहां महज 2 सीटें ही मिल पाई थी। नेशनल पीपुल्स पार्टी 19 सीटें वहां जीत चुकी थी। इसके अलावा पीडीएफ और एचएसपीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। उन्होंने मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था। यहां पिछले 3 महीनों से पार्टियां चुनावी मोड में हैं और कांग्रेस ने 40 और एनपीपी ने 58 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी है। और अब बात करते हैं नागालैंड की। हालांकि एक एक राज्य का पूरा विश्लेषण हम आपको करेंगे, लेकिन उससे पहले 2018 की वर्तमान स्थिति को एक बार समझ लेते। नागालैंड की अगर बात की जाए, सीटें वही 60 हैं, बहुमत के लिए वही 31 चाहिए। जहां नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार है, नेफ्यू रियो यहां के मुख्यमंत्री हैं। एनडीपीपी 2017 में अस्तित्व में यहां आई और एक साल बाद ही एनडीपीपी ने 2018 के चुनाव में 18 सीटें जीती। बीजेपी के खाते में 12 सीटें आई और इसके बाद दोनों दलों ने चुनाव से पहले गठबंधन किया। वहीं एनपीएफ 26 सीट हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनी और यहां बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ और गठबंधन की सरकार चलती हुई दिखाई दी। लेकिन बात त्रिपुरा की करते हैं। त्रिपुरा इन तीनों में इकलौती ऐसी विधानसभा जहां बहुमत के साथ कोई पार्टी चल रही है। सीटें यहां भी 60 हैं, बहुमत के लिए यहां भी 31 चाहिए। और 2018 में 59 सीटों पर चुनाव हुआ और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी को 36 सीट यहां मिली
और बीजेपी ने लेफ्ट के 25 साल के गढ़ को ध्वस्त कर दिया था। 25 साल बाद ऐसा था जब लेफ्ट की सरकार यहां नहीं थी। पहले विप्लव देव सीएम बनाए गए। मई 2022 में मानिक साहा को मुख्यमंत्री यहां का बना दिया गया। इस चुनाव में 25 साल से दबदबा बनाकर बैठी सीपीएम को 16 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा था। वहीं पीपल फ्रंट पार्टी को यहां सिर्फ 8 सीटें ही मिल पाई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि चुनाव हो रहे हैं तो किस विधानसभा के अंदर कार्यकाल कब खत्म हो रहा है और सियासी समीकरण क्या कुछ बन रहे हैं। त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है। यहां कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। यहां हमेशा से ही सीपीआई-एम और कांग्रेस धुर विरोधी रही है। बीजेपी के लिए दोनों ही पार्टियां सबसे बड़ी चुनौती बन रही हैं। यहां बीजेपी अकेले ही सत्ता के रथ पर सवार है। बीजेपी को डर है कि कहीं दोनों के बीच गठबंधन के कारण सत्ता हाथ से ना चली जाए। 2018 के चुनाव में 60 में से 36 पर बीजेपी को जीत मिली थी और बहुमत के आंकड़े के साथ यहां बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी। बीजेपी ने 25 साल से सत्तारूढ़ मानिक सरकार को यहां सत्ता से बाहर कर दिया था, लेकिन अब यहां की सियासत को समझते हैं। इस बार त्रिपुरा का सियासी दंगल बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। यहां सबकी नजर बीजेपी और आईपीएफटी गठबंधन पर टिकी है। वहीं दूसरी तरफ सीपीएम और कांग्रेस गठबंधन पर टिकी हुई है नजरें। बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस तीनों ही राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन त्रिपुरा में इस बार इन तीनों राष्ट्रीय पार्टियों के मंसूबों पर एक क्षेत्रीय दल पानी फेर सकता है। 4 साल से कम वक्त में ही टिपरा मोथा, इस शब्द को जरा समझिएगा, इसका मतलब आपको समझाएंगे। टिपरा मोथा त्रिपुरा में एक बड़ी सियासी ताकत के तौर पर उभरी है। बीजेपी को जीत से रोकने के लिए सीपीएम और कांग्रेस के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन से त्रिपुरा के सियासी समीकरण तो बदल गए हैं, लेकिन इस बीच टिपरा मोथा ने इसमें एक नया एंगल ला दिया है। नया दांव खेलते हुए टिपरा मोथा बीजेपी के सहयोगी जो फ्रंट है आईपीएफटी, उसको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। पिछली बार के चुनाव में आईपीएफटी के साथ गठबंधन से बीजेपी को बड़े फायदे मिले थे और यही वजह है कि बीजेपी त्रिपुरा की सत्ता पर काबिज हुई थी बहुमत के साथ। उस वक्त टिपरा मोथा का अस्तित्व यहां नहीं था। माना जा रहा है कि 40 से 45 सीटों पर टिपरा मोथा चुनाव लड़ेगी। टिपरा मोथा त्रिपुरा की 60 में से 40 से 45 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में टिपरा मोथा की पकड़ यहां के आदिवासी समुदाय पर ज्यादा है और एक अलग तरीके से पार्टी उभर रही है। लेकिन इसके प्रमुख प्रगोत किशोर माणिक्य देव वर्मा, जिनका पूरा नाम है, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी गैर टिपरासा यानी गैर जनजातीय लोगों को भी उम्मीदवार बनाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिपरा जाति तक ही रुकेगी। इससे बीजेपी के साथ ही सीपीएम और कांग्रेस गठबंधन के मंसूबों पर भी पानी फिर सकता है। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि टिपरा मोथा त्रिपुरा में एक्स फैक्टर हो सकती है, इसको जरा समझिए। अप्रैल 2021 से टिपरा मोथा त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद TTAD, और ये एक महत्वपूर्ण परिषद है, इसको समझिएगा जरा। अप्रैल 2021 में त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद का चुनाव हुआ। इसमें टिपरा मोथा ने बीजेपी और आईपीएफटी गठबंधन को मात देते हुए 28 में से 18 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर दी। इसके साथ ही परिषद पर लेफ्ट के 15 साल के शासन का भी अंत कर दिया। त्रिपुरा की राजनीति में TTAD का बेहद खास महत्व है। संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत त्रिपुरा स्वायत्त जनजातीय जिला परिषद पूर्वोत्तर राज्यों का सबसे ताकतवर ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त निकाय है। TTAD के तहत त्रिपुरा का करीब 70% एरिया आ जाता है। हम क्यों कह रहे हैं कि टिपरा मोथा यहां बीजेपी के हाथ से सत्ता ले सकती है, क्योंकि 70% आबादी TTAD के तहत आती है और इस परिषद पर अभी टिपरा का बहुमत है। त्रिपुरा की 35% परिषद की एरिया में ये रहती है और इस आंकड़े से जाहिर है कि त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद की सत्ता हासिल कर टिपरा मोथा सूबे में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकती है। लेकिन सवाल यह कि नागालैंड की सियासत क्या कह रही है, मेघालय की सियासत क्या कह रही है, ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौट रहे हैं।
3 राज्यों में चुनाव का ऐलान हुआ, उनमें एक नागालैंड भी है। तो जरा सबसे पहले नागालैंड की स्थिति को समझाते हैं। 27 फरवरी को वोटिंग होने जा रही है और 2 मार्च को नतीजे आएंगे। नागालैंड में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अगुवाई में बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चल रही है। इस समय नागालैंड में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है वो पहले कभी देखी नहीं गई। किसी भी लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों अहमियत रखते हैं, लेकिन नागालैंड में इस समय ऐसा नहीं है। यहाँ कोई विपक्ष नहीं है, सभी हाथ मिला चुके हैं और साथ में सरकार के साथ काम कर रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीपीपी और बीजेपी ने हाथ मिला लिया था और साथ में चुनाव लड़ा था। एनडीपीपी ने 17 सीटें जीती थी, बीजेपी के खाते में 12 सीटें आई और इस राज्य की एक पार्टी एनपीएफ की रही, जिसने राज्य में 27 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि अन्य के हिस्से में 4 सीटें आई। चुनावी नतीजों के बाद सरकार जरूर बीजेपी और एनडीपीपी ने मिलकर बनाई, लेकिन कुछ समय के बाद ही एनपीएफ के ज्यादातर विधायकों ने एनडीपीपी का दामन थाम लिया। वहीं बाद में एनपीएफ के 4 विधायक बचे, उन्होंने भी सरकार का ही समर्थन कर दिया। ऐसे में राज्य में सभी 60 विधायक सत्ता पक्ष के हो गए। अब वर्तमान में बीजेपी एक बार फिर से एनडीपीपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतर सकती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तो 20 और 40 वाला फॉर्मूला भी दे चुके हैं, यानी 20 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और 40 सीटों पर एनडीपीपी। अब यह डील फाइनल होती है या नहीं, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। वैसे एनडीपीपी नागालैंड की सबसे पुरानी पार्टी है, इस बार वो अकेले भी चुनावी मैदान में उतर सकती है। जब से बीजेपी की तरफ से सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला दिया गया, एनडीपीपी के कई नेता इससे खुश नहीं हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ने में सक्षम दिखाई दे रही है। लेकिन अब वहां की सियासत को समझते हैं। 2018 में कांग्रेस को इस राज्य ने पूरे तरीके से नकार दिया था। मौजूदा विधानसभा में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं बैठा। सबसे ज्यादा विधायक एनडीपीएफ के पास है, जिनकी संख्या 25, और इस दल को वहां नागा समुदायों की आकांक्षाओं के प्रतिनिधि के तौर पर देखा जाता है, जो भारत जैसे गणराज्य के साथ टकराने का एक तरीके से सक्षम है सियासी तौर पर। दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर 2018 के चुनाव में लोगों ने एनडीपीपी को चुना और इसे 21 विधायक दिए। बीजेपी ने अच्छी बढ़त लेते हुए 12 विधायकों के साथ 2018 में अपनी सशक्त मौजूदगी इस राज्य में दी थी। और इसके साथ ही ये तस्वीर हम आपको बता चुके हैं किस तरीके से यहाँ कोई विपक्ष नहीं है और देश का इकलौता राज्य है जहां विपक्ष की भूमिका को निभाने के लिए कोई नहीं। और भारत में इस तरीके से लोकतांत्रिक देश में यह लगभग असंभव लगता है, लेकिन वहां की परिस्थितियां विशिष्ट हैं। वहां के मुद्दे अलग हैं। वहां मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए नहीं, बल्कि मुद्दों पर सरकार के साथ काम करने के लिए ऐसा किया गया। हालांकि यह भी सच है कि अब चुनाव के साथ जो एक साथ सरकार चला रहे थे वो सब अलग भी होंगे। जो अलायंस बने थे उसके फॉर्मूले निर्धारित होंगे और उसके हिसाब से एक बार फिर से सब एक साथ टकराते दिखाई देंगे। और अब बात करते हैं मेघालय की, क्योंकि मेघालय अपने आप में क्यों बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है यह समझना जरूरी है। क्योंकि मेघालय में मौजूदा समय में कॉनराड संगमा के नेतृत्व में एनपीपी, बीजेपी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की गठबंधन की सरकार है। राज्य में कांग्रेस पहले के समय से काफी मजबूत रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में उसकी दुर्दशा का पूरा फायदा बीजेपी को हुआ है। मेघालय में 60 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 31 विधायकों का समर्थन जरूरी है। विधानसभा चुनाव 2018 में राज्य के 59 सीटों पर वोट डाले गए। एक सीट पर उम्मीदवार की हत्या के कारण चुनाव रोक दिया गया। चुनाव में किसी भी दल को बहुमत हासिल नहीं हुआ था और महज 2 सीटों के साथ जरा अंदाजा लगाइए, 60 विधानसभा सीटों वाली विधानसभा में महज 2 सीटों के बाद भी बीजेपी ने सत्ता का खेल पलटते हुए नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार बीजेपी को डर है कि वो इस गठबंधन को बिखरने से बचा भी सकेगी या नहीं। यहां 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। एनपीपी दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई, जिसके खाते में 19 सीटें थी। बीजेपी को केवल 2 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकी थी। इसके बाद भी बीजेपी ने यहां एनपीपी के साथ सरकार बनाई। वहीं यूडीपी को 6 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि सिर्फ 2 सीटों के साथ कोई कैसे सरकार का हिस्सा बन सकता है, सरकार में भागीदारी हो सकती है। तो इसमें एक नाम आता है,
उस नाम को समझने से पहले कुछ और आपको समझाते हैं, क्योंकि सिर्फ मेघालय नहीं बल्कि एक वक्त ऐसा था जब कांग्रेस ने लगभग सभी पूर्वोत्तर राज्यों पर शासन किया था। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी अब मेघालय में कमजोर नजर आ रही है। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों की बात की जाए तो असम से हिमंत बिस्वा शर्मा, त्रिपुरा से माणिक साहा, मणिपुर से एन बीरेन सिंह, अरुणाचल प्रदेश से पेमा खांडू और नागालैंड से नेफ्यू रियो। अब जानते हैं पांचों के पांचों कांग्रेस के पूर्व नेता रहे हैं और अब बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकारें चला रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद मेघालय में कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी थी, लेकिन इसके अधिकांश विधायक तृणमूल कांग्रेस और सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि एनपीपी सहित अन्य दलों में शामिल हो गए। और सच यह भी है कि इस चुनाव में हिमंत बिस्वा शर्मा की बड़ी भूमिका रहने वाली है। अभी भी मेघालय में जो बीजेपी के सिर्फ 2 विधायक हैं वो हिमंत बिस्वा शर्मा की वजह से आए और हिमंत बिस्वा शर्मा की वजह से ही माना जाता है कि वहां वो सत्ता सुख भोग रहे हैं। इसमें हिमंत बिस्वा शर्मा की एक बड़ी भूमिका है और हिमंत के जो रिश्ते संगमा के साथ हैं वो मजबूत माने जाते हैं। और जिस तरीके से हाल ही में असम और मेघालय के बीच लंबे समय से लंबित सीमा विवाद को आंशिक रूप से हल किया गया, इसका असर भी इस चुनाव में बीजेपी के पक्ष में नजर आ सकता है। हमने कोशिश की कि तीनों राज्यों के सियासी समीकरण को आपको समझा पाएं, वहां की लोकल पॉलिटिक्स क्या है, वहां कौन कौन से मुद्दे हावी रह सकते हैं, क्योंकि शंखनाद हो चुका है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।